हमने लास्ट क्लास में विंड्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें से कुछ मैंने बताया था और कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, तो मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले विंड्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, परमानेंट विंड्स, सेकेंडरी विंड्स एंड थर्ड इज लोकल विंड। सबसे पहले हम परमानेंट विंड के बारे में जान लें। अब ये हमने उस दिन बताया था, इस डायग्राम को, इस ग्राफिक्स को मैं समझाते हुए ये बताया था कि अर्थ पे डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं और वो प्रेशर बेल्ट्स थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट होते हैं। जैसे इक्वेटर हमेशा गर्म रहेगा और पोल हमेशा ठंडा रहेगा, सो थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट बनते हैं। एट द सेम टाइम सेकेंड टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट बनते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, अर्थात ये बीच वाले सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों ही तरफ बनते हैं। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कोरियोलिस फोर्स के कारण जब भी हाई प्रेशर बेल्ट से, क्योंकि हमने बताया है कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहती हैं, सो हमने ये भी बताया था कि जब भी हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर, अर्थात इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर इक्वेटर है, सो लो प्रेशर की तरफ जब आती है तो कोरियोलिस फोर्स नाम की एक फोर्स होती है, दैट इज एन इमेजिनरी फोर्स, एक काल्पनिक फोर्स है जिसका इफेक्ट ये है कि नदर्न हेमिस्फीयर में इस कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं अपनी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इसी कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। इस कारण से जो परमानेंट विंड्स हैं उनका हमें एक फाइनल डायरेक्शन मिलता है दोनों हेमिस्फीयर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जब हवाएं इक्वेटर की तरफ आती हैं तो ये अपने राइट की तरफ मुड़ती है, जिस कारण से यहाँ पे बहने वाली हवाएं, यानी ट्रॉपिक्स से इक्वेटर की ओर बहने वाली हवाएं दोनों ही डायरेक्शन में ईस्टर्लीज होती हैं। कैसे? यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जब हवाएं यहाँ की ओर जाना चाहती है तो क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। सो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने के कारण इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाता है। अब जब फाइनल डायरेक्शन हम देख रहे हैं वो हवाओं का दोनों ही साइड में, ट्रॉपिक्स के बीच में ईस्ट टू वेस्ट हमें नजर आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ईस्टर्लीज, इसे हम कहते हैं ईस्टर्लीज, और इसी को ट्रेड विंड भी कहते हैं, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड। सो जो परमानेंट विंड है दैट इज विंड का फर्स्ट टाइप, हम पढ़ रहे हैं विंड। इस विंड का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज परमानेंट विंड। इस परमानेंट विंड का पहला हमें मिल गया दैट इज ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। सो ईस्टर्लीज इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट विंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड। ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस बीच में चलने वाले जो नाव होते थे कन्वेंशनल नाव, या होते हैं आज के डेट में भी, उनको ये सहायता प्रदान करते हैं अपने फाइनल डायरेक्शन के कारण नाव को ईस्ट से वेस्ट की ओर अपने आप से धकेल के ले जाते हैं। सो जब ये हेल्प करता है इसलिए इसका नाम ट्रेड विंड है। दूसरा हमें मिलता है टाइप दैट इज वेस्टर्लीज। इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नदर्न हेमिस्फीयर में जब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं जाना चाहती है तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये अपने राइट की तरफ, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक इसी तरह से इस साइड में भी हवाएं आना चाहेंगी यहाँ पे, बट अपने लेफ्ट की तरफ इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट ये डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हवाओं का डायरेक्शन हमें कैसा मिल रहा है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड दैट इज व्हाई दीज विंड्स आर नोन एज वेस्टर्लीज। ये वेस्टर्लीज दोनों ही हेमिस्फीयर में है, दोनों ही हेमिस्फीयर में है। सो द सेकेंड टाइप ऑफ विंड इज वेस्टर्लीज। And the third type of wind is polar easterlies। क्यों? Because high pressure से हवाएं आना चाहेंगी इधर लो प्रेशर को भरने के लिए, लेकिन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स अपने राइट की तरफ मुड़ जाएंगे, सो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट। इसी को कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। सिमिलरली ये नीचे में भी सेम ही होता है, यहां से हवाएं नीचे की ओर आना चाहेंगी, ऊपर की ओर जाना चाहेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को भरने के लिए, लेकिन क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर है अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। फाइनल डायरेक्शन हमें मिलेगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पोलर ईस्टर्लीज। अब यहाँ पे ये समझने में बात हमेशा आनी चाहिए कि एक चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है दैट इज कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने लास्ट वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं बताया था, तो मैं बता दूं कि ये कोरियोलिस फोर्स
वेरिएबल होता है, अर्थात मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स काम करता है पोल पे और मिनिमम काम करता है इक्वेटोरियल रीजन में। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम काम करता है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट मैक्सिमम होता है नियर द पोल्स, एट द पोल्स, मिनिमम होता है नियर द इक्वेटोरियल रीजन, और अगर एट द इक्वेटर पूछा जाए तो इट इज जीरो। सो कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर, मार्क द वर्ड एट, क्योंकि यूपीएससी में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वो वर्ड्स के साथ में बहुत ज्यादा खेलता है। अगर इसने एट दे दिया है तो जीरो होगा, अर्थात यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स काम करेगा ही नहीं। जब कोरियोलिस फोर्स काम नहीं करेगा या बहुत कम करेगा तो ऐसे में हवाओं का कंडीशन काम होगा, एंड दैट इज व्हाई इक्वेटोरियल रीजन इज नोन फॉर काम एयर कंडीशन, काम विंड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत कम स्पीड के साथ या बहुत कम इस जगह पे हवाओं का सैचुरेशन होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डोल्ड्रम, 0 to 10 डिग्री वाला इलाका। अब ठीक ऊपर में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे यानी पोल की तरफ जाओगे, जो कोरियोलिस फोर्स है उसका इफेक्ट यानी डिफ्लेक्शन ऑफ द एयर या डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड ज्यादा मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि पोल की तरफ जैसे जैसे आप जा रहे हो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। अब इस चीज को अगर आसान तरीके से आपको समझना है तो उसको एक एग्जाम्पल से आप समझे कि घर में जो पंखा चल रहा है उस पंखे के सबसे ऊपरी हिस्से यानी किनारों को छूना मुश्किल है, लेकिन उसके बीच के पार्ट को छूना आसान है। का मतलब है ठीक इसी तरह से अर्थ का रोटेशन यहां पे हो रहा है, तो हम सब ये जान लें कि अर्थ के रोटेशन में मैक्सिमम स्पीड अर्थ का जो है वो इक्वेटर पे रहता है। मैक्सिमम मतलब 1600 किलोमीटर या 1670 किलोमीटर के आसपास पर आवर के स्पीड से अर्थ घूमती है, लेकिन सेम स्पीड यहां पोल पे नहीं होता, बिकॉज जैसे जैसे हम पोल तक जाते हैं इसका जो ये है जो डायमीटर यहाँ पे है और इसके बाद जो रेडियस है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। सो इस कारण से पोल तक आते आते जो स्पीड है रोटेशन का यानी रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इज मिनिमम एट द पोल। अब इस कारण से कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल, जबकि यहाँ रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम है इसलिए कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे मिनिमम है। अब इस बात से समझो कि पंखा जब चल रहा है तो उसके सेंटर पार्ट को आप उंगली से रोक के आराम से उसको बंद कर सकते हो, रोक ले सकते हो, लेकिन कभी किनारे पे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती है, बिकॉज किनारे पे उसका स्पीड मैक्सिमम है तो उसका इफेक्ट हमें अपने हाथ पे ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमम है पर उंगली हमारी आसानी से नच जाती है जब हम रोकने का प्रयास करते हैं सेंटर पे। उससे अलग एक एग्जांपल आप सिंपल लाइफ में आप हमेशा देखो कि जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो साइकिल चलाते वक्त आप जब तक साइकिल बहुत धीमा चला रहे होते हो तब तक आप में डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, अर्थात सेम चीज को आप यहां पे रिलेट कर सकते हो कि रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इज मिनिमम एट द पोल, तो यहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, क्योंकि साइकिल जब आप धीमा चला रहे हो तो उसके कारण डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है तो आप आसानी से गिर जाते हो, लेकिन उसी साइकिल को जैसे ही आप थोड़ा स्पीड में ले आते हो आपका बैलेंस अपने आप बन जाता है और आप आसानी से आगे की ओर बढ़ पाते हो। ठीक इसी तरह से जब पोल के पास में क्योंकि रोटेशनल स्पीड जो है अर्थ का कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है विंड का, जिस कारण से यहाँ पे विंड का डिफ्लेक्शन बहुत तेज होता है और इसीलिए पोलर ईस्टर्लीज ज्यादा डिफ्लेक्ट होके बहती है। जबकि पोल के तुलना में अगर आप इक्वेटर को देखोगे तो इक्वेटर पे रोटेशनल स्पीड ज्यादा है। अब हमने कहा था कि रोटेशनल स्पीड ज्यादा यानी साइकिल की स्पीड ज्यादा, तो वहां पे बैलेंस बनना आसान हो जाता है। क्या मतलब है? सीधा बह जाएगी। सो यहाँ पे सीधा आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक इसी तरह से रोटेशनल स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पे हवाएं जो है डिफ्लेक्ट तो होती हैं लेकिन पोल की तुलना में कम डिफ्लेक्ट होती हैं। समझ आ रही बात? अब इसी तरह से आप एक और एग्जांपल से देख सकते हो कि जब चाक चला रहा होता है कुम्हार मिट्टी तैयार करने के लिए तो बहुत तेज चलाने के बाद उसका मिट्टी का बर्तन बन रहा होता है। आप उसके किनारे पे अगर कोई चीज को डालने का प्रयत्न करोगे तो वो हो सकता है कि वहां पे जैसे सिक्का, अगर आप कोई कॉइन को वहां पे उछाल के डालो तो वो हो सकता है कि उस पे बैठ गया उसी के साथ घूमने लग जाए चाक के किनारे पे, लेकिन अगर सेंटर की तरफ डालोगे तो वो डिफ्लेक्ट होकर के बाहर की ओर गिर जाएगा। ये इस बात को दर्शाता है कि स्पीड जितनी ज्यादा होगी वहां पे डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा, जबकि स्पीड जितनी कम होगी उतना ही डिफ्लेक्शन अधिक होगा। सो इस वजह से कोरियोलिस फोर्स के कारण हम ये कह सकते हैं कि एक हमेशा से तथ्य याद रखें कि कोरियोलिस फोर्स इज मिनिमम near the equator, Coriolis force is 0 at the equator, जबकि it is maximum, Coriolis force is maximum at the pole,
या पोल के रीजन में जैसे जैसे हम जाएंगे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होता जाएगा। सो इस तरह से परमानेंट विंड के बारे में हम सबसे पहले जान लिए कि परमानेंट विंड कितने तरह के हैं। सो इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में एक ईस्टर्लीज, दूसरा वेस्टर्लीज और तीसरा है पोलर ईस्टर्लीज। सो दिस इज परमानेंट विंड। अब दूसरा है विंड का जो प्रकार, दैट इज रीजनल विंड। सो फर्स्ट इज परमानेंट विंड, द सेकंड इज रीजनल विंड। रीजनल विंड जिसका एग्जाम्पल है मॉनसून। रीजनल विंड जिसका एग्जाम्पल इज मॉनसून। मॉनसून इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनल विंड। एंड थर्ड इज लोकल विंड। लोकल विंड, इस लोकल विंड के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसके प्रकार कई सारे हैं, जैसे फोएन, चिनूक, मिस्ट्रल, बोरा, इस तरह के कई सारे हवाएं हैं जो लोकल विंड का, जैसे इंडिया में अगर आप लोकल विंड देखो तो लू, काल बैसाखी, ये सब जो है लोकल, ब्लॉसम शावर, ये सब लोकल विंड के उदाहरण है। सो धीरे धीरे हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सभी को कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी परमानेंट विंड और कोरियोलिस फोर्स, व्हाई कोरियोलिस फोर्स एंड हाउ कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट दी परमानेंट विंड। अब इस कोरियोलिस फोर्स के कारण एक चीज और जान लीजिए कि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट जैसे विंड के ऊपर है, विंड का इफेक्ट क्योंकि ओशन करंट के ऊपर है, सो कोरियोलिस फोर्स अल्टीमेटली जो ओशन करंट है उसको भी प्रभावित करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।